जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, जो हम लोग मिसलेनियस की सीरीज़ कर रहे हैं ROARO टॉपिक वाइज PYQ की, ये उसका कौन सा लेक्चर है? ये इसका आपका 5वां लेक्चर आ चुका है। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने चारों लेक्चर अच्छे से देख लिए, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से उसको फॉलो करिए। मिसलेनियस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी फिर मिसलेनियस की थ्योरी के लिए अभी सब अपडेट हो जाए डाटा, तो सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो भी वेरियस इंडेक्स है ना, और यूपी का सेंसस, इंडिया सेंसस, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, लाइफ स्टॉक डाटा, पूरा मिसलेनियस का एक वीडियो मैं आपको पर्सनली ला के दूंगा, ताकि आप उसको ही पढ़ के आराम से 12-15 सवाल कर लें आसानी से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आप हमारे मिसलेनियस के अगर अभी से ही नोट्स चाहते हैं सब अपडेटेड, तो आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पेड ग्रुप में लेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पेड ग्रुप वालों को दोस्तों थोड़े एक्स्ट्रा पर्क्स तो मिलते ही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट पब्लिश इन 1990, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ HDI। बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जब भी निकलती है उसमें कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं ये बताना है। पर कैपिटा इनकम, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कौन सा नहीं देखा जाता है? तो देखिए, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, जो कि UNDP निकालता है, तो उसमें देखते हैं पर कैपिटा इनकम, पहली चीज़ प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। पढ़ाई का लेवल, स्कूलिंग का लेवल देखा जाता है, लिटरेसी है ना, कि कितना एजुकेशन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा देखी जाती है ना, तो क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ही फूड वूड ये सब आ जाता है। तो ये 3 चीज़ें देखते हैं, है ना। अर्बनाइजेशन या नगरीकरण का इसमें कोई रोल नहीं है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? किस एक पर लिख लो, या किस एक पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू फोकस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ डेवलपमेंट। मतलब किसने सबसे पहले डेवलपमेंट पे फोकस इनमें से करा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन, सामुदायिक विकास योजना यानी UNDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। तो दोस्तों ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट पे सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालता है वो है UNDP। काफ़ी आसान है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNDP का? पूछ ले अगर आपसे, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में है, US में, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्ट द ड्रूट डाक सेवा टू कंप्लीट विद द कोरियर सर्विस? कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था दोस्तों? ये बताना है। 1988, 1987, 1989 यानी 1989, या 1986? तो द्रुत डाक सेवा शुरू हुई दोस्तों भारतीय डाक विभाग द्वारा 1986 में। कब हुई थी? 1986 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं दोस्तों, ये तो देखो कंटिन्यू न्यूज़ में बना था, टिड्डियाँ फसल खराब कर रही हैं। लॉबस्टर्स एंटर इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका, ये तो शायद आपने सुना होगा। तो ये टिड्डे भैया, ये जो आतंकवादी टिड्डे हैं, वैसे ये टिड्डे भी पाकिस्तान से ही एंटर करते हैं, है ना। टिड्डे बहुत फसल बर्बाद कर देते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। Who among the following translated Kalidas' famous work Shakuntala into English for the first time? Charles Wilkinson, Henry Colebrook, Johann Wolfgang von Goethe, या सर विलियम जोन्स? तो देखिए, सबसे पहले सर विलियम जोन्स जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इन्होंने जो कालिदास की शकुंतला जो थी उसको किस में कन्वर्ट करा था? इंग्लिश में कन्वर्ट करा था, ठीक है। तो कौन? विलियम जोन्स, याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स। असर्शन रीजन का सवाल है, कह रहा सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द ब्यूरोक्रेसी इन जनरल। पहली चीज़, ठीक से पढ़िए इसको ध्यान से।
कारण इसे वंचित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। वांछित प्रभाव, इट हैज़ टू ट्रैवल फॉर माइल्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। तो देखते दोस्तों ये तो सही है कि भाई आरटीआई बहुत बड़ी एक, अब देखो ना आप पीसीएसजे वाले की जो इंग्लिश की मतलब कॉपी थी इंग्लिश की, उसमें राइटिंग बदली थी, पेज फटे थे, आरटीआई डाला उसने, मिल गया उसको। तो आरटीआई बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी के लिए, बिल्कुल सही है। इट हैज़ टू ट्रेवल फॉर माइल्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट, ये दोस्तों ये भी सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, क्योंकि अभी भी कई कमियां हैं आरटीआई में, कई लोग बाहर भी आते हैं आरटीआई से ना, तो कभी भी इसमें कई सारी कमियां भी हैं। तो ये ठीक है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कमियां हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, भाई कमियों के कारण थोड़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ये इसका कारण नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, लखनऊ, जबलपुर, कानपुर या न्यू दिल्ली? बहुत ही फेमस है दोस्तों, हमारे कानपुर में है ये, यहीं कल्याणपुर से पहले पड़ेगी, ठीक है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीओपीडी का पूर्ण रूप है, नवंबर 17 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सीओपीडी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्रॉनिक ऑब्लिगेटरी पल्मोनरी डिसीजेस, कम्युनिकेबल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फेराजीनल डिसीजेस या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। ये तो दो बार आ गया नहीं, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव है ये और क्रॉनिक ऑब्लिगेटरी है, बताइए कौन सा सही है? तो देखिए सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। क्या होता है थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से भी एक सवाल बन जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यूनेस्को है, यूएनडीपी है, इन सब टाइप के भी पूछ लेता है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अल्कोहल इन द वर्ल्ड इज फ्रांस, इटली, स्पेन या यूएस? तो दोस्तों देखिए सबसे जो लार्ज अमाउंट में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है वो है इटली, भैया मेलोनी जी की कंट्री इटली, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो मेडिटेरेनियन सी के पास वैसे भी वाइन की खेती बहुत होती, मतलब सिट्रस फ्रूट होते, तो यहाँ पे वाइन बहुत बनता है ना, तो इटली में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अल्कोहल। चलिए मैचिंग करना है दोस्तों, एरिया है और आर्टिस्ट है, जैसे ख्याल, पखावज, वीणा वादन और तबला, और ये कलाकार हैं, ठीक है। जैसे ख्याज है, ख्याज कहाँ से संबंधित है? ख्याज जो कलाकार हैं वो सूरज खां हैं। ख्याज जो एरिया है उस क्षेत्र के कलाकार कौन है? सूरज खां हैं। ऐसे ही जो पखावाज है, पखावाज ये पंडित अयोध्या प्रसाद हैं। पखावाज के कौन है? पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन के कौन है? वीणा वादन के शादिक अली खां हैं। कौन है? शादिक अली खान। और तबला के दोस्तों वीरू मिश्रा। तबला के कौन है? वीरू मिश्रा, ठीक है। तो ऐसे 90 के जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े अगर तो क्षेत्र और व्यक्ति इनको मैच करना है, एरिया और पर्सन को। हिंदी लिटरेचर, उर्दू, म्यूज़िक, डांस एंड पेंटिंग। तो देखिए हिंदी लिटरेचर से जो रक्षण है, रसखान माफ़ कीजिएगा, हिंदी लिटरेचर से है ये। रसखान कैसे संबंधित है? हिंदी लिटरेचर से। उर्दू ज्ञानचंद्र जैन जो है ये उर्दू से संबंधित है, ज्ञानचंद्र जैन। म्यूज़िक एंड डांस सविता देवी, और पेंटिंग सतीश चंद्र है। पेंटिंग सतीश चंद्र। तो ये आर्ट एंड कल्चर में मिसलेनियस में दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिए इसको। चित्रकला सतीश चंद्र, संगीत नृत्य कला सविता देवी, उर्दू ज्ञानचंद्र जैन, हिंदी साहित्य रसखान। अब इसमें देखो कई लोग कंफ्यूज क्या होंगे कि यार उर्दू है रसखान होगा, बी पे एक देखेगा और बी पे एक उसको यहाँ मिल भी जाएगा, तो तुरंत वो इसको टिक कर देगा, कहेगा यही आंसर, यहाँ हो जाएगा गलत, समझ रहे हो? तो ऐसे खेल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये नहीं कि उर्दू है तो रसखान ही होगा, नहीं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं रसखान, समझ रहे हो? उर्दू को ज्ञानचंद्र जैन जी पढ़ रहे हैं, मतलब वो उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? फरवरी 2013 के अकॉर्डिंग का है ये, तो 2013 से अब मतलब नहीं है, ये पुराना हो चुका है। हाँ, महारत्ना के बारे में आपको बता देता हूँ। महारत्न और नवरत्न क्या क्राइटेरिया होता है इसको देने का, ये जान लो। देखिए महारत्न का मतलब पहली चीज़ तो नवरत्न में शामिल हो चुका हो, ठीक है। अब नवरत्न में आएगा तभी तो इस कैटेगरी में बनेगा। अब नवरत्न के बाद ये इसकी शर्त होती है कि कम से कम 25,000 करोड़ का, किसका? 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक व्यापार होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। मतलब 3 वर्षों में जो वार्षिक व्यापार है, पीछे के 3 वर्षों में पर एनम का जो व्यापार है 25,000 करोड़ का होना चाहिए। तो याद रहेगा भारत में महारत्न बनने के लिए क्या चाहिए? नवरत्न में एंटर हो जाओ और 25,000 करोड़ का 3 सालों में सालाना जो है औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। मतलब लगातार 3 सालों से 25 करोड़ रुपए का व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही नवरत्न के लिए दोस्तों क्या है कि लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ से अधिक का जो है प्रॉफिट दर्ज करना होगा, 5,000 करोड़ से भी, या पीछे के 3 वर्षों तक 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक व्यापार बनाए रखे, ठीक है। तो ये नवरत्न के लिए हो जाता है, प्रॉफिट 5,000 करोड़। और अभी तक भारत में कितनी महारत्नास कंपनी है? 13 महारत्नास कंपनी है।
नाम जैसे आपसे पूछ ले तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल है आपका, ठीक है, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, स्टील अथॉरिटी, सेल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, कई सारी हैं, ठीक है। और वही नवरत्ना में आप इसको डाल लो भैया, ऑयल इंडिया को, ठीक है, और NHPC, HL हो गया आपका, ये सब चीज़ें नवरत्नाज में आ जाएंगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। महारत्नाज में आपको बता ही दिया, NTPC है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? वेयर इज़ द इंडिया रेजिडेंट मिशन ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या बैंगलोर? तो कहाँ पे है दोस्तों ये? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। एशिया हेडक्वार्टर मतलब एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में। 1966 में ये बना था, ठीक है, 1966 में, याद रखिएगा इसको। 94 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2012 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये 2014 के यार होगा सवाल है, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था, ये पूछा नहीं जाएगा। वैसे एलन जॉनसन सरलीफ थे, तो करंट का था ये। अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2012 में चावल का, तो ये भी अब पुराना हो गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल सक्रियतावादी यानी चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया है? तो मलाला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो मलाला दिवस मनाते हैं दोस्तों 10 नवंबर को। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को घोषित किया गया, ठीक है। अब 1 जनवरी 2013 को इंडियन प्रीमियर लीग खिताब प्रवर्तक, तो ये भी बेकार हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2012 में जापान का, तो अब बेकार हो गया। जापान का प्रधानमंत्री प्रेजेंट में कौन है? क्या कमेंट में आप बता सकते हो प्रेजेंट में जापान का प्रधानमंत्री कौन है? अभी G7 में न्यूज़ में भी था, बताओ ज़रा अगर दोस्तों पता हो कमेंट में आपको फटाक से। भारत सरकार ने जनवरी 2013 को इंदिरा आवास योजना में किन परिवर्तनों की घोषणा की? ठीक है, भारत सरकार ने जनवरी 2013, अब ये भी पुराना हो गया, ये सब 2014 के 11 हो। श्रीलंका के उस मुख्य न्यायाधीश, ये भी पुराना हो गया। निम्नलिखित में से किसे पत्रिका दिसंबर 2012, ये भी बेकार हो गया, करंट का है, करंट से देखो। 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नवनियुक्ति महासचिव, ये भी हटाओ। अब प्रेजेंट में देख लो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नवनियुक्त महासचिव कौन है इस टाइम प्रेजेंट में? तो भैया इस टाइम तो शी जिनपिंग ही है, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम कौन है? शी जिनपिंग। निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी आफ्टर रिसीविंग अशोक चक्र? मेजर जनरल मदन मोहन सिंह बख्शी, मेजर जनरल साइरस एडी पीठावाला, मेजर जनरल मोहम्मद अमीन नायक या मेजर जनरल के सुधाकर? तो ये दोस्तों मेजर जनरल साइरस एडी पीठावाला, ठीक है, इनको दिया गया दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे फिल्म ने जनवरी 2013 में घोषित वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? तो ये भी करंट का सवाल था, पूरा हो गया, पुराना। किसने 2012, ये भी देखो हट गया, करंट से देख रहे हो काफ़ी सवाल बनते हैं ना करंट में, वर्ल्ड ऑनर, अपॉइंटमेंट और जो इंपॉर्टेंट आपकी एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सब मिसलेनियस में पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था दोस्तों? तो ये भी पुराना हो गया दोस्तों। अब इस टाइम मिलेट ईयर पूछ सकता है आपसे, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो 2023 याद रखो, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। ये किसने करा? FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UN ने मिलकर, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, वो तो खैर हम करंट में आपको करा ही देंगे। 107 देखते हैं, कह रहे जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द PM ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया हैड टू कीप गोल्ड इन फॉरेन बैंक्स? PV नरसिम्हा राव, VP सिंह, राजीव गांधी या चंद्रशेखर? तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग LPG रिफॉर्म भी लाए थे 1991 में, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए। काफ़ी फेमस सवाल है, अभी हाल ही में भारत सोना लेके भी आया UK से, जो रखा हुआ था ना कुछ टन, तो बताइए इसका, काफ़ी न्यूज़ में था ये। जो लोग सही आंसर देंगे मैं उसको कमेंट पिन भी कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, प्लीज़ बताइए इसका आंसर। अब चलिए इसको मैचिंग करनी है, ऐतिहासिक स्थल और राज्य, जैसे भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी और मानस। काफ़ी आसान है, किसी को कुछ नहीं पता होगा तो भीमबेटका तो पता ही होगा, MP में है, तो यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि A का 2 है, ठीक है, A का क्या है? 2 है। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में है, शोर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु, तो भीमबेटका MP, शोर टेम्पल हो गया तमिलनाडु, शोर टेम्पल कहाँ हो गया? तमिलनाडु हो गया। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक। और मानस जो है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, असम में है, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा। खत्म हो गया दोस्तों, तो ये मिसलेनियस का टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपको ऐसा करूं, ये बताइए क्या टॉप मिसलेनियस के 200-300 जितने भी सवाल मिल जाते हैं SCS से, वो करा दूं डेली लेक्चर में मैं, या कोई और सब्जेक्ट का PYQ शुरू कर दूं टॉपिक वाइज? इसका प्लीज़ कमेंट में मुझे उत्तर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ वेट करूंगा मैं इस बात का।